प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल और लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त प्रयास से एनुअल एग्ज़ाम के लिए एक प्रश्न बैंक निर्मित हुई है और जिसके आधार पर एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने हैं। तो मैं क्लास 11th के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पहली यूनिट को स्टार्ट कर रहा हूँ और ये जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए रहेगा। हिंदी मीडियम के छात्रों का मैं अलग से वीडियो निर्मित करूँगा। आप फिलहाल यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर आपके सामने हम जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं इन के पैरेलल भी कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिन पर आपको स्टडी करना रहेगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे सामने एक्सप्लेन जो है वो ट्रांसलेट किए हैं। इट मे बी कि इसमें कुछ गलती अगर हो सकती है तो फिर मैं साथ साथ आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या इसमें मिस्टेक आ गई है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखें आप ध्यान से, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, ए लाइट ईयर हैज़ ए वैल्यू। एक्चुअल में लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस की यूनिट है और इसमें लाइट के द्वारा 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो कैलकुलेट की जाती है। अपन जानते हैं कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 365 डेज 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स इंटू एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये तो हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया लाइट को, और लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। दैट मीन्स आपका आंसर जो है वो ये वाला सही रहेगा। ध्यान रहे, सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट है लाइट ईयर। सबसे बड़ी लाइट की जो डिस्टेंस की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है पारसेक, और 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये सबसे बड़ी डिस्टेंस की यूनिट है। कभी आवश्यकता पड़े इसके स्थान पर पूछें तो आप देख लीजिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 1 AMU इज इक्वल टू, बेसिकली ये है 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट एक प्रकार से कह सकते हैं कि मास की सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, और ये एक प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.67 × 10⁻⁻27 kg में ये रहता है। ठीक है, और अगर इसको ग्राम में अपन कन्वर्ट करना चाहें तो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और AMU देखो, ये भी ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931। वैसे देखा जाए तो ये भी सही है। किसी किसी बुक में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 AMU को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू आती है, बट बहुत सारी बुक्स में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दी है। अगर अपन इन सब को देखें, अगर यहाँ इसको देखते हैं, ये वाला 27 एक ये थोड़ा गलत जा रहा है। बाकी बेसिकली देखा जाए तो दोनों यूनिट इसमें आ सकती हैं, है ना। बट फिलहाल जो है आप इसको क्लिक करेंगे 1.67 10⁻⁻27। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। याद रखेंगे आप इस बात को। ठीक है, और अगला है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू, दैट इज मीन्स आपसे 1 आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू पूछी गई है। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो आवश्यकता पड़ने पर इसको भी तुम थोड़ा सा ध्यान में रखोगे।
और अगर ये मीटर की जगह सेंटीमीटर पूछे तो इसमें जाइएगा, और अगर माइक्रोन में पूछें तो 10⁻⁻⁴ माइक्रोन होता है। तो अभी तो इसका आंसर ये सही रहेगा, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने आपसे पूछा हुआ है, देखें ध्यान से, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द नंबर्स दिस आर रिस्पेक्टिवली। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि आप अपने आप को तैयार रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर का एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर आना है। आप अपने आप को बिल्कुल रेडी रखिएगा, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, चाहे वो 2 मार्क्स में आ जाए। सिग्निफिकेंट फिगर पर आपको अच्छे से स्टडी करना है। अब अपन चलते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, ये पहले वाले डिजिट को देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर सभी जीरो हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर किसी डिजिट के लेफ्ट हैंड नॉन, कह सकते हैं ना कि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड पर आने वाले सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट नहीं होंगे, सॉरी कंसिडर नहीं होंगे। तो यहाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 है। अब आ जाओ इधर, यहाँ पर अगर देखें तो ये डेसिमल है। एक रूल है कि अगर डेसिमल के बाद किसी फिगर में राइट हैंड साइड पर अगर जीरो आता है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे 3। ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी देखिए, यही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट राइट हैंड साइड पर जीरो आ रहा है जो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर होगा, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे 3। तो आपका आंसर इसमें पहला वाला ही राइट हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर पे आपको मेहनत करना है, क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखें आप यहाँ पे। ठीक, अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, देयर इज ए डायमेंशनली करेक्ट रिलेशनशिप। तो डायमेंशनली करेक्ट रिलेशनशिप निकालने के लिए तो आप जानते हो LHS और RHS पे आपको जो है वो LHS और RHS पे डायमेंशन इक्वल करना है। कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m² v², इसकी बात कर रहे हैं ये। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है mL2T-2। अब आप पहले इसको इक्वल कर लो, m² है, ठीक है, आप m को स्क्वायर कर दो। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी की डायमेंशन तो LT-1 और इसका कर दिया जाता है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m2L2T-2। दैट मीन्स LHS और RHS पे डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो ये तो आपका अनकरेक्ट फार्मूला है। सिमिलरली यहाँ आ जाओ, k इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल साइन है, ये ना माने इसको, है ना। k इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 m² y²। भाई काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को देखो, m² नहीं आ रहा, जबकि यहाँ m² आ रहा है, इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है, इसको भी काट दीजिए आप। अब इधर आ जाइए आप, ये काइनेटिक एनर्जी है, mv², m मास है, वेलोसिटी का अगर स्क्वायर करोगे, देखो m यहाँ सिंगल है, यहाँ जबकि डबल था, और वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन जब हम इसके साथ इसको प्लस करेंगे तो मास और एक्सेलरेशन का फार्मूला LT-2, तो इसका तो आ रहा है mL2T-2। सेम डायमेंशन वाली ही क्वांटिटी को सम एंड डिफरेंस किया जा सकता है। इसका अलग डायमेंशन फार्मूला है, इसका अलग डायमेंशन फार्मूला है, तो ये भी आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। अगला है k इज प्रोपोर्शनल टू mv²। ये आपका राइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मास के लिए m हो जाएगा और वेलोसिटी का LT-1 होता है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब LHS और ये RHS आपका करेक्ट है, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल साइन है, ये ना माने इसको, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, फिल इन द ब्लैंक देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। आप लोग सभी जानते हो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो L³ होता है, लेंथ का क्यूब होता है। लेंथ यहाँ आपको दे रखी है, ये यहाँ पे ना मीटर क्यूब है, गलत प्रिंट है। लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली पहले आपको लेंथ को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। अब इसमें वैल्यू पुटअप करो L³ की, तो 10⁻⁻² का जब आप
क्यूब करेंगे सो दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। तो यह आंसर आपका आ जाएगा 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं ये, इफ ए ट्रेन इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर देन इन 1 सेकेंड इट विल ट्रेवल मीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 1 सेकेंड में। भाई लोग, सबसे पहले क्या करना है आपको ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आंसर मीटर में पूछा गया है। तो जब कभी भी आपको किलोमीटर में पर आवर में वैल्यू गिवन हो तो आपको करना क्या है, 5/18 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड को 1 कर दो तो 5 मीटर, दैट मीन्स। और अगर ऐसा चाहते हो आप कि आपको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है 5 टाइम 1 सेकंड है, इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है। सिमिलरली ये भी थोड़ा सा गलत प्रिंट है मेरे पास। 1 मिनट में आपके हिंदी मीडियम का पेज रखा हुआ है, उसमें करेक्ट करके बताता हूँ आपको कि क्या इसमें है। ये मुझे अनकरेक्ट लिखा हुआ लग रहा है। जैसे इनका फिल इन द ब्लैंक है, 1 मिनट, 3 वाला ये यहाँ ये होना चाहिए 1 kg मीटर स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। इसको ग्राम सेंटीमीटर है ना, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेकेंड में कन्वर्ट करना है। दैट्स अ वेरी इजी। क्या करो, सबसे पहले यहाँ लिख पाऊंगा मैं, हाँ ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आप केजी को बदलो ग्राम में। सो नाउ 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। फिर मीटर को बदलो सेंटीमीटर में। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, उसका लगा हुआ है स्क्वायर। और सेकेंड में तो दोनों सेम है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ और 4 7 10⁻⁷। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁷। वैसे ये देखा जाए तो ये जो चीज़ है ये जूल है, ये वर्क की यूनिट है, और उसको अर्ग में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ 10⁻⁴ जूल इज इक्वल टू भी अगर पूछा जाए तो 10⁻⁷ अर्ग लिखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। क्या पूछा गया, डिस्टेंस टू प्लैनेट स्टार ETC आर मेजर्ड बाय द मेथड। भाई लोग, स्टार की, प्लैनेट की डिस्टेंस कौन सी मेथड से मेजर करते हैं, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, पैरेलैक्स मेथड से डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। तो आंसर हो जाएगा पैरेलैक्स मेथड। फिर अगला है, द डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंडेड एट एन एंगल 1 आर्क सेकेंड इज कॉल्ड। भैया ये डेफिनेशन है पारसेक, पारसेक की डेफिनेशन है ये, पारसेक। पारसेक डिस्टेंस की यूनिट है और ये सबसे बड़ी यूनिट है। 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये डेफिनेशन है 1 पारसेक की। अगर पूछा जाए तो मतलब अर्थ और सन के बीच की जो मीन डिस्टेंस है वो अपनी लेंथ के बराबर ही अगर आर्क काटती है 2 रेडियस के बीच में, तो वो एंगल 1 पारसेक के इक्वल होता है। तो ध्यान रखना, ये 1 पारसेक की डेफिनेशन है। सिमिलरली द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, अरे बहुत ही ईजी पूछ लिया, mLT-2। हाँ भैया, आप लोगों को ध्यान देना है, डायमेंशन फार्मूले बहुत सारी क्वांटिटी का देखना, एक न एक तो डायमेंशन फार्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा ही जाएगा। हो सकता है 2 नंबर में या 2 या 3 या 4 मान लो डायमेंशन फार्मूले ही वो आपसे लिखवा लें, इसलिए डायमेंशन फार्मूले पे आपको यहाँ मेहनत करना है। ठीक है। सिमिलरली 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, सारे बच्चे जानते हैं, मुझे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है,
1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 आर्मस्ट्रांग इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 आर्मस्ट्रांग, और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻6 मीटर, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि मुझे ज़्यादा इनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, आप लोग खुद ही 1 मार्क्स में आंसर देंगे। सबसे पहले इन्होंने लिखा है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। तो मैंने कहा ना कि लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपन पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है, इसलिए ये आप लिख सकते हो कि ये डिस्टेंस की यूनिट है ना, डिस्टेंस। ओके, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? तो आप लोग जानते हो द डिफरेंस बिटवीन रियल मेजरमेंट एंड इंडिविजुअल मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज द रिलेटिव एरर? तो आप लोग जानते हो द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड रियल मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। हाउ डू ट्रबल शूट रैंडम एरर? मतलब ये कहना चाहते हैं कि रैंडम एरर को आप कैसे दूर करते हो भाई। तो सबसे पहले तो रैंडम एरर क्या होता है कि जो मेजरमेंट लेता है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा केयरफुल होकर नहीं मेजर करता है, हर बार उसकी रीडिंग बार बार आ रही है। तो इसको रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेते हैं और उनका मीन है ना या एवरेज निकाल लेते हैं, और ऐसा करके हम रैंडम एरर को दूर करते हैं। जैसे अपन ने करा था ना, अगर आप लोगों को याद हो, ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस डेस 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 A5/5, ऐसे सारी रीडिंग जो आपने ली उन सब का मीन निकाल लीजिए, तो रैंडम एरर जो है वो आपकी दूर हो जाती है, ठीक है। हाउ इज द लिस्ट काउंट एरर करेक्टेड? लिस्ट काउंट एरर दो प्रकार की होती है, एक होती है नेगेटिव लिस्ट काउंट एरर, एक होती है पॉजिटिव लिस्ट काउंट एरर, है ना। ये जब मैन स्केल और आपका जो वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल है, वो जब कॉन्साइड नहीं होता है, ऊपर नीचे होती है उनकी स्केल, तो हाँ, तो उसको अपन लोग जो है लिस्ट काउंट एरर में लेके चलते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि ये आपका मेन स्केल है और वर्नियर आपका या सर्कुलर स्केल ऊपर निकल जाता है, तो आप लोग जानते हो ना, आपने मेजरमेंट किया होगा, तो इस प्रकार से ऐसा 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 डायमेंशन लेके चलते हो ना आप, ये x है, ये -x है, ये y है, ये -y है, ऊपर निकल गया, दैट मीन्स उसको कहते हैं पॉजिटिव एरर। और अगर मेन स्केल से सर्कुलर स्केल नीचे रह जाता है तो इसको कहते हैं नेगेटिव एरर, क्योंकि y नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए जो पॉजिटिव एरर होती है उसको टोटल एरर में से माइनस किया जाता है, और जो नेगेटिव एरर है उसको टोटल रीडिंग में प्लस किया जाता है। बस इतना अपने को दिमाग में रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है द वैल्यू ऑफ 1 कॉलम ऑफ मैन स्केल ऑफ वर्नियर इंस्ट्रूमेंट इज 1 मिलीमीटर एंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑन द वर्नियर इज 20। लिस्ट काउंट निकालना है भैया। लिस्ट काउंट का फार्मूला हो सकता है मैं ना लिख पाऊँ, मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ पर लिखने का प्रयास करता हूँ। लिस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है ना, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ 1 पार्ट ऑफ मैन स्केल। तो 1 पार्ट कितना, 1 मिलीमीटर है, और फिर अपॉन में रहता है टोटल पार्ट ऑन वर्नियर स्केल, तो 20 दे रखा है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा। और अगर सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 0.1 सेंटीमीटर, और डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। ये इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर उन्होंने दिया हुआ है, क्या कहा है, पढ़ें उसको। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट? भैया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पहचानो। हाँ, ये एक नया रूल लग रहा है कि अगर कोई डेसिमल संख्या में नहीं है तो फिर राइट हैंड पर जो भी 0 लास्ट में आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होगा। तो इसमें से ये 0 हट जाएगा, फिर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट।
हाँ चलो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। इसमें क्या ध्यान रखना है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, और जब भी फंडामेंटल यूनिट निकालो तो उसका फोर्स का या पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला पहले लिखो। ये डायमेंशन फार्मूला है ना। मास को मेजर करते हैं केजी में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फोर्स, और इसी को अपन कहते हैं न्यूटन। ठीक है, तो ये फंडामेंटल लिख दिया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। राइट द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। देखो एटॉमिक न्यूक्लियस का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, जो साइज होता है एटॉमिक न्यूक्लियस का, वो होता है 10⁻⁻14 मीटर, और साइज ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक आर्मस्ट्रांग के ऑर्डर का होता है। न्यूक्लियस जो है इतना छोटा होता है। ठीक है, और अब इसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं इनमें ज़्यादा डिस्कशन जो ज़रूरत पड़ेगी वहीं पर करूँगा, बाकी सब जगह करने की आवश्यकता नहीं है अपने को। क्या क्या लिखना है देखिएगा ध्यान से। राइट ऑल द बेसिक क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ। भैया बेसिक क्वांटिटी का मतलब यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी से है, तो 7 क्वांटिटी फंडामेंटल हैं, आप जानते हैं, मुझे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उनकी यूनिट तुम जानते हो, वो तुम्हें लिखना है। लेंथ की मीटर है, मास की केजी है, टाइम की सेकंड है, टेम्परेचर की केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी की कैंडला है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है। वो तुम खुद लिख देना इसमें। ठीक है, अगला, ए फेमस रिलेशन ऑफ फिजिक्स इज द मूविंग मास एम एंड रेस्ट मास। ये गलत लिखा हुआ है, रेस्ट मास को यहाँ सफिक्स में 0 आएगा, ध्यान रखेंगे, ये 0 ऑफ ए पार्टिकल इट्स ए स्पीड इज बिटवीन v एंड, ये वेलोसिटी है भाई, वॉल्यूम ना समझे, वेलोसिटी एंड दैट ऑफ लाइट c। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। ए स्टूडेंट रिमेंबर्स दिस रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट टू पुट द कांस्टेंट c और आएगा इसमें कांस्टेंट c यहाँ पे है ना, करेक्ट कर लेना आंसर। थोड़ा सा हिंदी मीडियम का PDF देख लेना। ही राइट्स m इज इक्वल टू m0 1, हाँ यहाँ पे 1 - v स्क्वायर का भी स्क्वायर है बेटा, ऐसा लिखा जाता है। ये आइंस्टीन का मूवेबल मास का रिलेशन है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन में √1 - v स्क्वायर, 1 - v। अब वो c मिस करना भूल गया। वैसे ये फार्मूला करेक्ट ऐसा है, लेकिन आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखो ध्यान से। एक्चुअल में क्या है, हम जानते हैं कि किसी फार्मूले को अगर करेक्टनेस सॉल्व करना है आपको, तो आपको क्या करना है कि LHS और RHS पे डायमेंशन इक्वल आना चाहिए। अगर यहीं अगर अपन देखें दो तरीके, जैसे एक m इज इक्वल टू m0 √1 - v स्क्वायर, अगर करेक्टनेस देखें तो यहाँ मास है और यहाँ मास है, तो फार्मूला तो यहीं करेक्ट हो गया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। दैट मीन्स उसको आपको डायमेंशन लेस करना होगा। तो 1 तो डायमेंशन लेस है, लेकिन वेलोसिटी डायमेंशन लेस नहीं है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होती है, उसका स्क्वायर करोगे तो L2T-2 होगा। तो ये कैसे इसको खत्म करें, तो ऑब्वियसली नीचे भी वही सेम डायमेंशन आना चाहिए। तो वेलोसिटी की तो सेम होती है, दैट मीन्स c स्क्वायर इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये पार्ट आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा, और ये दोनों की बराबर हो जाएगी, फार्मूला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में ना आए तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, m और इसको ले आओ अपॉन में m0, ये हो जाएगा 1/√1 - v स्क्वायर। भैया m अपॉन m से m डायमेंशन कट जाएगी, तो ये पार्ट तो आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब आपको इसको भी डायमेंशन लेस करना है, तो भाई 1 तो डायमेंशन लेस है ही, वेलोसिटी डायमेंशन लेस कब होगी, ऑब्वियसली जब स्पीड ऑफ लाइट और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों के वेलोसिटी का तो डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। तो हम इसके नीचे भी c स्क्वायर कर दें तो वेलोसिटी से वेलोसिटी की डायमेंशन कट जाएगी, और ये पार्ट भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। दैट मीन्स जो उसने c को भूला है वो v स्क्वायर के अपॉन में आएगा। ये अपने दिमाग में रखना है आपको। ठीक, लेट द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स इफेक्टिव लेंथ, मास m ऑफ द स्फीयर एंड इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। भाई साहब
मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि ये इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आना है। 4 ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे मेहनत करना है। मुझे नहीं लगता कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4 नंबर में आएगा। करेक्टनेस चेक करने वाला 2 नंबर में आ सकता है, डायरेक्ट कर दो आप, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन इसको रिलेशन स्टेबलाइज को करना कैसे है मैं आपको बता चुका हूँ। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए निकालना है, जिन जिन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है उनको प्रोपोर्शनल साइन के साथ लिख दीजिए, MLG, क्योंकि लेंथ भी कही है, मास भी कही है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहा है। पहले की पावर A कर दीजिए, दूसरे की पावर B कर दीजिए, तीसरे की पावर C कर दीजिए। अगली स्टेप में T इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, आप इसको ले लीजिए और GC करके इनकी वैल्यू निकाल लीजिए और सॉल्व कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, उस हिसाब से आपको इसको करना है। अगर नहीं आता है तो मुझे मैसेज करना, मैं अलग से आपको समझा दूंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, डिराइव द फार्मूला ऑफ टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डायमेंशन मेथड। नहीं, ये मिस्टेक हो गई है आपसे, ये एक ही क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है डायमेंशन फार्मूला निकालने का, ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, अगला लिख रहा हूँ, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जो डायमेंशन एनालिसिस है उसकी क्या लिमिटेशन है भाई? पहली बात, हम उस क्वांटिटी का फिजिक डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। हम किसी कांस्टेंट की इसमें डायमेंशन नहीं निकाल सकते। अगला, हम इसकी मदद से ये पता नहीं कर सकते कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगला, डायमेंशन एनालिसिस से ये पता नहीं कर सकते कि क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर। अगला पॉइंट अपन दे लो तो अपन ये भी कह सकते हो इसमें कि कोई जो एक क्वांटिटी है वो 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी के सम या डिफरेंस से बनी, जैसे V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो इनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। एक और है कि स्वयं की अपनी जिसकी डायमेंशन नहीं है उसका अनदर क्वांटिटी के साथ रिलेशन स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। हाँ, केवल 2 नंबर का है तो 2 एनालिसिस आपको लिखना है, तो ज़्यादा डिस्कशन करने की इस पर आवश्यकता नहीं है। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, द लेंथ width and thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234 meter, 1.00 meter and 2.01 centimeter respectively. Find the volume of the sheet up to the appropriate title significant figure. हाँ, सबसे पहली बात, ये 2 नंबर में पूछ सकते हैं वो आपसे। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो साइड सारी दी गई हैं इनको आप एक सिस्टम में ले आइए। जैसे यहाँ पे ये मीटर में दे रखा है, यहाँ मीटर में दे रखा है, यहाँ इसको सेंटीमीटर में कर दिया है, तो इसको मीटर में लिख लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर होती है। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप 0.0201 ये मीटर में आप लिख सकते हैं। अब आपके पास लेंथ है, विड्थ है और थिकनेस है, मतलब एक प्रकार से हाइट है, और आपको एक रेक्टेंगुलर शीट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। आपके पास A है, B है, C है, इसमें रख करके आप कैलकुलेशन करेंगे। आप देख लो, ये इसको आप नाम दे देंगे, इसको दे देना A, इसको दे देना B, इसको दे देना C, मतलब यहाँ दे देना इसको C, ये C, और इस फार्मूले में आप वैल्यू पुटअप कर लीजिएगा। अब कैलकुलेशन तो भैया आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मुझसे मत करवाओ, है ना, इसलिए कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, एक बात जोड़ दी है इनने यहाँ पर, एप्रोशिएट, ये लिखा है एप्रोप्राइट टाइटल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सो कीप इन माइंड, यहाँ पर सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है ये, इसमें 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं।
तो सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जब आप आंसर लेकर के आओ तो जो भी आए आपका वॉल्यूम उसको राउंड अप करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर के आना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, यहाँ क्या और दिमाग में आपको रखना है कि राउंड अप करते समय वो पता है ना आपको, 5 4 कैसे करके, जब 5 से ज़्यादा कोई डिजिट आ रहा है तो एक बढ़ा दो, 5 से कम आ रहा है तो छोड़ दो, केवल फिक्स 5 आ रहा है तो अगर उसके बाद कोई ऑड नंबर आ रहा है तो एक बढ़ा दो, और अगर इवन नंबर आ रहा है तो वही का वही रहने दो। इसे जानते हो ना, उस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और बेसिकली तो इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल वाला मामला है नहीं, ये आपका एक प्रकार से हम कहें तो सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही क्वेश्चन है ना। जब भी आंसर लाओ तो जो लिस्ट सिग्निफिकेंट, चाहे घटाओ, आई मीन चाहे सम करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीपल करो, चाहे डिवीजन करो, जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, ठीक। अगला दिया हुआ है ए फिजिकल क्वांटिटी, क्या मुझे इसको हटाने की जरूरत पड़ेगी, दिख रहा है ना आपको, दिख जाएगा। ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड एज फॉलोज, P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी ऑब्लिक रूट सी, इफ देयर इज 1%, 2%, 4% error in the measurement of A, B, C respectively, then what will be the percentage error in P? ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का प्रॉब्लम है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का प्रॉब्लम तो आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए, इसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। सॉल्व करता हूँ मैं आपके सामने। परसेंटेज एरर दी है, परसेंटेज निकालना है, तो ये आपका क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी आपकी है, ये वाला फार्मूला है, मैं लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी ऑब्लिक रूट सी। अब आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो इसको परसेंटेज एरर में लेके आओ, डेल P अपॉन P इंटू 100। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है तो पावर आगे आती है सॉल्व करते समय, डेल A अपॉन A इंटू 100 प्लस B है तो डेल B अपॉन B इंटू 100। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को सॉल्व करने का है कि डिवीजन और मल्टीपल में हो तो वो इस प्रकार से ही सॉल्व होता है। 100 मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि परसेंटेज एरर को साथ में लेकर के चलूँ, ठीक है। रूट लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/2 डेल C अपॉन C इंटू 100। अब आपको वैल्यू गिवन है, सब रख दो, ये ट्वाइस डेल A अपॉन A इंटू, यानी A में कितनी एरर दे रखी है आप देखिए, ए में एरर दे रखी है इन्होंने, ए में है 1%, बी में है 2% और इसमें है 4%, वैल्यू रख दो, है ना। यहाँ पे है इंटू 1% प्लस यहाँ पे है 2% प्लस 1/2, यहाँ पे है 4%, तो 2 से इसको काट दो तो 2 बचेगा। अब इनको जोड़ दो, 2% प्लस 2% प्लस 2% इज इक्वल टू 6% आंसर हो जाएगा, ओके। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। भैया डायमेंशनल एनालिसिस के 4 यूज आपको मैं बता चुका हूँ, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। 1, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, मतलब वैलिडिटी चेक करते हैं। दूसरा, स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तीसरा, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनादर। और चौथा है टू फाइंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इस प्रकार से आप जो है अपने इस पेपर को सॉल्व, इस यूनिट को सॉल्व कर सकते हैं। पर मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको क्या दिमाग में रखना है, आपको दिमाग में रखना है कि इसमें 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। तो जब 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक जो है वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने जो आपको बताए हैं उसके पैरल, और वैसे भी अगर आप करना चाहो तो इसमें डेफिनेशंस, एरर की डेफिनेशंस हैं, ठीक है, और डायमेंशन वगैरह इनकी डेफिनेशन है। फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं, डेराइव यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, ये सब चीज़ें आप तैयार कर लो तो आपका ये चैप्टर पूरे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और दिक्कत आती है तो मुझे चैट बॉक्स में लिखें या
मुझे व्हाट्सअप करके बताएं। स्पेशली ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बाद में बताऊंगा। तब तक आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।